बीजेपी का नवीन अध्याय पार्टी को किस ओर ले जाएगा? क्या 45 साल के नए बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन बंगाल, तमिलनाडु और केरल में वो कारनामा कर दिखाएंगे जिसका इंतजार पार्टी को 45 बरस से ही है? नितिन नवीन के सामने ट्रंप वाली चुनौती क्या है? मोदी के बाद कौन वाले सवाल पर क्या करेंगे और कैसे बिठाएंगे पूरब और दक्षिण का बैलेंस? आज के शो में इन्हीं ज़रूरी सवालों के जवाब तलाशेंगे। नितिन नवीन भारतीय जनता पार्टी के सबसे युवा अध्यक्ष कैसे बने, इसके अर्थ क्या हैं? प्रधानमंत्री ने क्या मैसेज दिया जब कहा कि नितिन ही उनके बॉस हैं, और विपक्ष ने क्या सवाल उठाए? सारे ब्यौरे देंगे। उस नैरेटिव की जंग की बात भी करेंगे जिसमें एक तरफ कहा जा रहा है कि मेहनत के बूते एक आम कार्यकर्ता भी बीजेपी में टॉप पोस्ट पर पहुंच सकता है, और दूसरी तरफ हैं वफादारी की दलीलें। जानेंगे नोएडा के इंजीनियर युवराज की मौत के मामले में पहली गिरफ्तारी किसकी हुई, जांच कहां तक पहुंची और कार का क्या हुआ। बात करेंगे प्रयागराज माघ मेले में स्नान से शुरू हुआ विवाद नोटिस तक कैसे जा पहुंचा, और शेयर मार्केट में आज क्या हड़कंप मच गया। नमस्ते, अपन है कुलदीप और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी ललन टॉप शो। पैंतालीस साल के नितिन नवीन 45 साल पुरानी ही भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं। 14 दिसंबर 2025 यानी करीब एक महीने पहले ही उन्हें पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था, और तभी से ये तय हो गया था कि नितिन नवीन ही जेपी नड्डा की जगह लेंगे। 19 जनवरी को फुल टाइम अध्यक्ष पद के लिए उनका इकलौता नामांकन आया, और आज यानी 20 जनवरी को बीजेपी मुख्यालय में तमाम वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में उनके नाम का ऐलान किया गया। दृश्य आपकी स्क्रीन पर चल ही रहे हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी ने नितिन नवीन को माला पहनाई, फिर करीब 55 मिनट का भाषण दिया। सबसे बड़ी हाईलाइट ये रही कि प्रधानमंत्री ने नितिन को अपना बॉस बताया। जब बात पार्टी के विषयों को आती है तब माननीय नितिन नवीन जी, मैं कार्यकर्ता हूं, वे मेरे बॉस हैं। पदभार ग्रहण करने के बाद नितिन नवीन ने भी अपनी बात रखी। बतौर पार्टी अध्यक्ष उनका पहला भाषण करीब 20 मिनट का रहा। बोले कि हम ऐसी पार्टी से जुड़े हैं जहां राजनीति भोग नहीं त्याग है। नेतृत्वकर्ता के संघर्ष और बलिदान से सीखने की आवश्यकता है। ये हम वैसे राजनीतिक दल के लोग हैं जहां राजनीतिक सत्ता नहीं साधना है, राजनीतिक भोग नहीं त्याग है, राजनीतिक ऐशो आराम नहीं तपस्या है, राजनीतिक कोई पदभार नहीं उत्तरदायित्व है। तो आइए हम सब कार्यकर्ता इस संकल्प के साथ अपने नेतृत्वकर्ता के इस परिश्रम और पुरुषार्थ के साथ अपने आप को जोड़ें। मेरे प्रिय कार्यकर्ता साथियों, यदि भाजपा आज विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक दल बनी है तो इसका मुख्य कारण हमारा प्रेरणादायी नेतृत्व है, हमारा विचारधारा है और हमारे लाखों कार्यकर्ताओं का मेहनत है। मोदी और नितिन से पहले पार्टी के पूर्व अध्यक्ष जेपी नड्डा करीब 10 मिनट बोले। इस दौरान उन्होंने नए अध्यक्ष के सामने खड़ी चुनौतियों का जिक्र किया। बोले कि नवीन की लीडरशिप में पार्टी नए राज्यों में अपनी पहुंच बढ़ाएगी, मसलन बंगाल, तमिलनाडु और केरल। हम सब जानते हैं कि नितिन जी जो मूलतः कार्यकर्ता हैं, वैचारिक पृष्ठभूमि पर परिपक्व हैं और बहुत ही छोटी उम्र में 5 बार विधायक रह चुके हैं और वर्तमान में भी विधायक हैं। बिहार सरकार में कई बार मंत्री रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय युवा मोर्चा के महासचिव के रूप में आपको सारे देश का भ्रमण करने का मौका मिला। आपने सारे देश को समझा। आप सिक्किम के भी प्रभारी रहे, आप छत्तीसगढ़ के भी प्रभारी रहे, जहां आपने सरकार को लाने में बहुत बड़ा योगदान किया। ऐसे हमारे नौजवान, ऊर्जावान और प्रतिभावान अध्यक्ष के रूप में आपने कार्यभार संभाला है। आपको बहुत बहुत बधाई। बीजेपी के अन्य नेताओं ने भी कमोबेश ऐसी ही प्रतिक्रिया दी। कहा गया कि ये केवल भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है कि आम कार्यकर्ता भी सबसे ऊंची पोस्ट पर पहुंच सकता है। इसके बरक्स विपक्षी नेताओं ने कहा कि नितिन का चुनाव तो पहले से ही तय था, ये सब दिखावे की बातें हैं, वो तो मोदी और शाह की कठपुतली की तरह ही काम करेंगे। पहली बात है, उसको इलेक्शन प्रोसेस मत कहिए। बहरहाल ये उस पार्टी का मामला है। इलेक्शन प्रोसेस जैसा तो इसमें कुछ भी नहीं था। जो चीजें तय थी वही तय कर दी गई थी और वही तयशुदा चीजें हुई। बहरहाल शुभकामनाएं उनको। तो चलिए निर्विरोध
क्या लोकतंत्र का एक सही पहलू है, सही तरीका है कि नहीं है, इस पर चर्चा होनी चाहिए। नैरेटिव की इस जंग पर आगे विस्तार से बात करेंगे। पहले ब्रीफ में नितिन नवीन और बीजेपी अध्यक्ष के तौर पर उनके सामने खड़ी चुनौतियों के बारे में जानते हैं। बीजेपी के 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन बिहार से आते हैं। 23 मई 1980 को पटना में जन्मे। 6 अप्रैल 1980 को भाजपा की स्थापना हुई। चंद दिनों के बाद ही उनका जन्म हुआ। स्कूलिंग पटना के सेंट माइकल हाई स्कूल से हुई। फिर दिल्ली के सत्संगी किरण मेमोरियल पब्लिक स्कूल से उन्होंने आगे की पढ़ाई की। रांची के बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग कर रहे थे। इसी बीच 2006 में उनके पिता नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा का निधन हो गया। नवीन प्रसाद बिहार में बीजेपी के जाने माने नेता थे, कई बार के विधायक। पिता का निधन हुआ तो नवीन ने पटना पश्चिम सीट से उपचुनाव लड़ा, जीत मिली और तब से लगातार मिल रही है जीत। पहले पटना वेस्ट से और फिर डिलिमिटेशन के बाद बांकीपुर सीट से लगातार 5 बार के विधायक हैं। बिहार सरकार में अलग अलग मंत्रालयों को हैंडल करने का अनुभव भी रखते हैं, मसलन रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट, हाउसिंग, अर्बन डेवलपमेंट, लॉ एंड जस्टिस। इनसे इतर संगठन के भीतर भी कई भूमिकाएं निभा चुके हैं, जैसे पार्टी के यूथ विंग में राष्ट्रीय स्तर पर काम किया, महासचिव बने, छत्तीसगढ़ और सिक्किम में प्रभारी की जिम्मेदारी मिली और इसी दौरान उनके हिस्से एक बड़ी उपलब्धि आई। 2023 के छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत में प्रमुख भूमिका की। फिर 2024 के लोकसभा चुनाव में राज्य की 11 में से 10 सीटें बीजेपी के खाते में गईं, यानी अपनी संगठनात्मक क्षमता को उन्होंने साबित किया। कहा जाता है कि इसी के बाद पार्टी आलाकमान ने उनकी दावेदारी पर गंभीरता से विचार किया। जानकार कहते हैं कि नितिन नवीन की ये नियुक्ति पार्टी के भीतर जनरेशनल शिफ्ट पर फोकस कर रही है। 45 साल के नितिन नवीन एक मिलेनियल लीडर हैं, जिनका फोकस जेनजी सेंट्रिक इलेक्टोरल को बीजेपी के पक्ष में मोड़ना होगा। हालांकि अगर बीजेपी और उससे पहले जनसंघ की लीडरशिप पर नजर डालें तो संघ परिवार इस तरह के पीढ़ीगत परिवर्तन को लेकर हमेशा फ्लेक्सिबल ही रहा है। मसलन अटल बिहारी वाजपेयी जब 1968 में जनसंघ के अध्यक्ष बने तब उनकी उम्र 44 साल थी। लाल कृष्ण आडवाणी 1973 में 46 की उम्र में जनसंघ के अध्यक्ष बने। अमित शाह 2014 में जब बीजेपी के अध्यक्ष बने तो 49 साल के थे। और अगर 2-4 साल का एक्सटेंशन लें तो नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह भी पार्टी अध्यक्ष बनते समय 55 साल से कम उम्र के ही रहे। हालांकि ये तो तथ्य है ही कि नितिन नवीन बीजेपी के अब तक के सबसे युवा अध्यक्ष हैं और इसलिए ये भी पूछा जा रहा है कि पार्टी में इतने सीनियर्स के होते हुए वो यहाँ तक कैसे पहुँचे। सीनियर्स यानी धर्मेंद्र प्रधान, शिवराज सिंह चौहान इत्यादि तमाम नाम हैं। सवाल ये भी कि क्या नितिन की नियुक्ति के जरिए सीनियर लीडर्स के लिए दरवाजे फिलहाल बंद कर दिए गए हैं। इन्हीं सवालों से जुड़ रहे हैं नितिन नवीन के सामने खड़े चैलेंजेस। बिंदुवार तरीके से बात करते हैं। भाजपा के नए अध्यक्ष के सामने सबसे बड़ी चुनौती है आने वाले विधानसभा चुनाव। इस साल की गर्मियों में 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं, असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी। इनमें से 3 जगह भाजपा के लिए चुनौती बहुत बड़ी है। तमिलनाडु और केरल में पार्टी अपनी मौजूदगी दर्ज नहीं करवा पाई है, वहीं पश्चिम बंगाल में मुख्य विपक्षी तो बन गई है लेकिन टीएमसी के मुकाबले काफी पीछे है। विधानसभा चुनाव से इतर नितिन नवीन के सामने एक बड़ी परीक्षा 2029 के लोकसभा चुनाव भी होंगे, जो जनगणना, डिलिमिटेशन और महिला आरक्षण के बैकड्रॉप में हो रहे होंगे और इसी दौरान आएगा बीजेपी में नेतृत्व का सवाल। 2029 तक प्रधानमंत्री मोदी 80 वर्ष के करीब पहुंचने को होंगे। हालांकि संकेत तो यही मिल रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के ही नेतृत्व में चुनाव भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी 2029 में, लेकिन बैकग्राउंड में एक सवाल तो सुलग ही रहा है कि मोदी के बाद कौन। ये भी तथ्य है कि प्रधानमंत्री मोदी के बाद अमित शाह ही नंबर 2 हैं। पार्टी के भीतर उनकी पकड़ है, उनके बरक्स योगी आदित्यनाथ को रखा जाता है, अच्छी खासी उनकी लोकप्रियता है, लेकिन पार्टी में पकड़ का मामला अमित शाह के मुकाबले उतना मजबूत नहीं है। यानी अगर लीडरशिप को लेकर के चैलेंज जैसी स्थिति बनती है तो बीजेपी के अध्यक्ष के तौर पर नितिन नवीन को उससे डील करना पड़ेगा और संगठन के स्तर पर चुनौतियों से भी निपटना होगा। अब उन 2 चुनौतियों की बात करते हैं, जिनमें से एक एकदम नई है और दूसरी बहुत पुरानी। पहले पुरानी की बात, बीजेपी नेतृत्व के लिए भारत की भाषाई और सांस्कृतिक विविधता को जोड़कर चलना एक बड़ी चुनौती रही है। पार्टी पर एक भाषा, एक संस्कृति को प्रोत्साहित करने और थोपने के विपक्ष आरोप लगाता रहा है, खासकर पूर्व और दक्षिण भारत को लेकर। बीते समय में ये फॉल्ट लाइंस गहराई ही हैं। मोदी और शाह की लीडरशिप के खिलाफ बाहरी बनाम भीतरी का नैरेटिव तेज किया गया है, यानी इससे भी नितिन नवीन को डील करना पड़ेगा। और एकदम से खड़ी हो गई नई चुनौती की बात करें तो वो है जियोपॉलिटिक्स। दुनिया और उसकी राजनीति बहुत तेजी से बदल रही है, खासकर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के फैसलों की वजह से, जिनकी जद में भारत भी आ रहा है। बात चाहे 50% टैरिफ झेलने की हो ईरान और रूस
उससे एनर्जी ट्रेड रोकने की हो या फिर चीन से दोस्ती बढ़ाने की, भारत के आर्थिक हित दांव पर हैं। और सत्तारूढ़ पार्टी का मुखिया होने के चलते नितिन नवीन को इस हकीकत से भी दो चार होना पड़ेगा। मुख्य काम सरकार का है पर संगठन की भी भूमिका है। तो इन सब चुनौतियों के मद्देनज़र नितिन नवीन के प्लान्स क्या हैं, हमने पूछा अपने पॉलिटिकल एडिटर पंकज झा से। नितिन नवीन के अध्यक्ष बनने पर ये जो कहा जा रहा है कि 5 राज्यों में जो विधानसभा के चुनाव हैं वो उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती है, ये एक सतही एनालिसिस है, क्योंकि इन सभी राज्यों में एक तरीके से इलेक्शन कैंपेन बीजेपी पहले ही किक स्टार्ट कर चुकी है, स्ट्रैटेजी भी बन चुकी है, प्रभारी भी तय किए जा चुके हैं। जिस साल नितिन नवीन का जन्म हुआ था उसी साल बीजेपी का गठन भी हुआ था। और मुझे याद आ रहा है अटल बिहारी वाजपेयी चुनाव हारने के करीब साल भर बाद देहरादून में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की एक बैठक थी। तब उन्होंने एक बयान दिया था, उसकी बड़ी चर्चा हुई थी कि जो बुजुर्ग हैं उनको कूड़े में नहीं फेंक देना चाहिए। नितिन नवीन सबसे कम उम्र के बीजेपी के अध्यक्ष हैं और ये कहा जा रहा है कि एक पीढ़ी परिवर्तन हो रहा है। लंबे समय से बीजेपी के अध्यक्ष का चुनाव टाला जा रहा था क्योंकि संघ और बीजेपी के बीच किसी एक नाम को लेकर सहमति नहीं बन पा रही थी। अब जब नितिन नवीन बने हैं तो सबसे पहली चुनौती उनके सामने ये साबित करने की होगी कि वो एक नॉमिनेटेड प्रेसिडेंट नहीं है। ये जो कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने उनका चयन किया और वो बन गए, बाद में संघ की सहमति भी ले ली गई। कई ऐसे मुद्दे रहे हैं जिसमें संघ और बीजेपी और सरकार के बीच टकराव है। नितिन नवीन के लिए ये भी चुनौती होगी कि उन मुद्दों को साथ लेकर चलना, एक बेहतर समन्वय बनाना, ताकि कभी वो संघ की पहली पसंद नहीं रहे तो एक तरीके से संघ की पसंद भी बन जाए। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जब मैं नितिन नवीन से मिला था, जब वो कार्यकारी अध्यक्ष बने थे, तो उन्होंने एक बात कही थी, यहीं से अपनी बात शुरू करूँगा। उन्होंने कहा था कि मैं जो अध्यक्ष बन रहा हूँ तो ये फैसला मेरे लिए चौंकाने वाला नहीं है, लेकिन बीजेपी के कई नेता इस फैसले से ज़रूर चौंके होंगे। तो जो लोग एक नितिन नवीन बीजेपी में देखें तो 3rd रैंक के लीडर हैं। 2nd रैंक के लीडर में अगर देखें तो शिवराज सिंह चौहान से लेकर भूपेंद्र यादव, धर्मेंद्र प्रधान, ये हुए। इन सबको साथ लेकर चलना। और संघ में जैसे अखिल विद्यार्थी परिषद वाले, वो दत्तात्रेय होसवाले से लेकर सुनील आम्बेकर, एक नई पीढ़ी आ रही है, तो बीजेपी में जो 3rd रैंक के लीडर्स आगे आएंगे, उन दोनों के बीच में बेहतर तालमेल लेकर के और ये साबित करना कि जिस सोच के साथ नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने उन्हें अध्यक्ष बनाया है वो सोच उनकी कौन सी होगी, उस सोच के साथ पार्टी को आगे ले जाना, ये नितिन नवीन के लिए मुझे लगता है सबसे पहली चुनौती होगी। वैसे नितिन नवीन जिस कुर्सी पर बैठे हैं उस पर देश के बड़े बड़े और कद्दावर नेता विराजमान रहे हैं। एक ब्रीफ नज़र बीजेपी के बाकी अध्यक्षों पर भी डाल लेते हैं। 1980 में अटल बिहारी वाजपेयी बीजेपी के पहले अध्यक्ष बने। तब बीजेपी कांग्रेस का विकल्प बनने की कोशिश कर रही थी। हालांकि 1984 में उम्मीद के मुताबिक नतीजे नहीं मिले। पार्टी के हिस्से आई मात्र 2 सीटें। तब वाजपेयी ने ही सवाल उठाया कि आप बीजेपी को फिर से जनसंघ बन जाना चाहिए, लेकिन पार्टी अपनी गति से चलती रही। 1986 में लालकृष्ण आडवाणी पार्टी के दूसरे राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। पहले कार्यकाल में 1990 तक रहे, फिर 93 से 98 तक रहे और आखिर का कार्यकाल 2004 से 2005 तक का रहा। इस दौरान राम मंदिर आंदोलन की लहर पर सवार होकर पार्टी एक अलग पॉलिटिकल फोर्स बनकर के उभरी। आडवाणी को लेकर एक बड़ी कंट्रोवर्सी 2005 में हुई जब वो पाकिस्तान गए और जिन्ना की मज़ार पर श्रद्धांजलि अर्पित कराए। हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत उनको बता दिया। तब आरएसएस की नाराजगी के चलते उन्हें इस पद से हटाया गया। और अध्यक्षों की बात करें तो के जनक कृष्णमूर्ति 2001 में बीजेपी के 6वें सर्वे सर्वा बने। उनके बारे में कहा जाता है कि जब 2002 में नरेंद्र मोदी को गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया गया तो उन्हें पता भी नहीं चला। इसी तरह कुशाभाऊ ठाकरे, बंगारू लक्ष्मण और मुरली मनोहर जोशी की पोजीशन भी कमज़ोर ही मानी गई, यानी सरकार में बैठे आला कमान के बरक्स कमज़ोर। राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी के अध्यक्ष रहते हुए पार्टी विपक्ष में रही, इसलिए ऐसा कोई बड़ा टकराव हुआ नहीं। पार्टी प्रेसिडेंट का कद्दावर रूप एक बार फिर तब सामने आया जब 2014 में अमित शाह राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। पुरानी बीजेपी के नेता पर्दे के पीछे जाते दिखने लगे और वहीं से नैरेटिव की बात चलने लगी जिसका जिक्र हमने शुरुआत में किया। यानी एक तरफ कहा जा रहा है कि बीजेपी में चुपचाप मेहनत करना, लो प्रोफाइल रहना और ज़मीन पर रहकर काम करना आपको ऊपर तक पहुंचा सकता है। दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि नितिन नवीन ने सीनियर लीडर्स को साइडलाइन तो नहीं किया लेकिन ओवरटेक किया, और ये इसलिए हो पाया क्योंकि वो मोदी शाह के
वफादार हैं। यानी ये सवाल कि ये कदम बीजेपी को और ज़्यादा लोकतांत्रिक बनाएगा या फिर हायरार्की पर बने ढांचे को ही मजबूत करेगा। और इन सब के बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पोजीशन इसमें क्या है, हमने बात की एक्सपर्ट से। मैं मानती हूँ लॉयल्टी के बिना कोई भी नेता काम नहीं कर सकता। अगर कोई ऐसे को बनाएंगे जो कि रिवोल्ट करने की स्थिति में हो, कोई भी नेता चाहेगा कि अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट करे, आ बैल मुझे मार। लेकिन ये भी उतना ही सही है कि अगर आप टैलेंट को लेंगे, और यहाँ तो आरएसएस और भाजपा के बीच में एक कंसेंसस के रूप में नितिन नवीन सामने आए हैं, और 5 टाइम्स एमएलए हैं, यंग है, जेनरेशनल चेंज है, ये सब है अपनी जगह। और आज जिस तरह से वो बोले जब उन्होंने टेक ओवर किया, एक कॉन्फिडेंस था उनमें, कोई टेंटेटिवनेस नहीं दिखाई उन्होंने। कहाँ जाना चाहते हैं, किधर पार्टी को ले जाना चाहते हैं, वो सामने आ रहा था। अब पूरे देश की नजरें होंगी कि किस तरह से वो मैनेज करते हैं। उसमें 2026 के चुनाव, 2027 के चुनाव, 2029 का बिग बैटल, अब कैसे खरे उतरते हैं वो देखा जाएगा। लेकिन मैं मानती हूं कि लॉयल्टी ऑफ कोर्स होनी चाहिए पार्टी के प्रति, नेताओं के प्रति, लेकिन उसके अलावा वो भी क्षमता होनी चाहिए कि आप सच सच जो आप फील करते हैं पार्टी के हित में, उसमें क्रिटिसिज्म भी हो सकता है, उसमें थोड़ा डिसेंट भी हो सकता है, क्योंकि ये चीजें अल्टीमेटली पार्टी को ही फेवर करेंगी। अगर आप खुल के अपना माइंड बोलेंगे कि नहीं ये होना चाहिए, तो अंदर खाने चीजें दुरुस्त भी की जा सकती हैं। और ये वॉइसेस सुनने की बहुत जरूरत है आज हर पार्टी में, भाजपा में ही नहीं, हर पार्टी में। बिल्कुल भी एक तरफा नहीं होना चाहिए कि जो नेता जिस तरह से कहेगा वही करना है, हमें अपना ओपिनियन सामने नहीं करना है। तो जो इनर पार्टी डेमोक्रेसी है वो सिर्फ एक ड्रीम सपना नहीं होना चाहिए, उसकी तरफ भी बढ़ना चाहिए, लेकिन लॉयल्टी भी बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। ये था बीजेपी अध्यक्ष का नवीन पुराण। आने वाले समय में जो भी अध्याय खंड इसमें जुड़ेंगे आपको बताते रहेंगे। अब बारी है सुर्खियों की। 27 साल के इंजीनियर युवराज की मौत के मामले में अपडेट्स आए हैं। उनके पिता राज मेहता ने एमजेड विशटाउन प्लानर और लोटस ग्रीन कंस्ट्रक्शन के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। एमजेड विशटाउन प्लानर के एमडी अभय सिंह को अब गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोप लापरवाही, गैर इरादतन हत्या और जान जोखिम में डालने के लगे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक जिस पानी भरे बेसमेंट में युवराज की कार गिरी उसे बरसों पहले एमजेड विशटाउन प्लानर और लोटस ग्रीन कंस्ट्रक्शन को अलॉट किया गया था, लेकिन बहुत लंबे समय से यहाँ काम बंद था और इसी वजह से खुदाई के बाद यहाँ पानी भर गया। मामले की जांच तेज हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक्टिव होने पर 3 सदस्यों की एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी बनाई गई है, जिसे 5 दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपनी है। एडीजी भानु भास्कर के मुताबिक जिम्मेदार अधिकारियों से पूछताछ की जा रही है। मृतक के परिजनों के बयान भी दर्ज किए गए हैं। ये हमारी जो एसआईटी है इसने काम शुरू कर दी है। शासन के निर्देशों पे हम लोग 5 दिन के अंदर इसकी रिपोर्ट दे देंगे। सभी लोगों से बातचीत की जाएगी और सभी लोगों से बात करके फिर ये देखना होगा कि किन्हीं कारणों से और किन्हीं परिस्थितियों में ये ऐसा दुखद घटना हुई है। उधर हादसे के 3 दिन बाद लगभग 90 घंटे के बाद युवराज की कार को पानी से बाहर निकाल लिया गया। अगली सुर्खी, शेयर बाजार में मंगलवार को भारी गिरावट दिखी। सेंसेक्स और निफ्टी 3 महीने के निचले स्तर पर पहुंच गए। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 1066 अंक गिरा, 82,180 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 353 अंक गिर करके 25,232 पर बंद हुआ। ये लगातार दूसरा कारोबारी सत्र था जब बाजार में गिरावट देखने को मिली। ये ऐसी गिरावट रही कि एक दिन में ही निवेशकों के करीब 9 लाख करोड़ रुपए डूब गए। इकोनॉमिक टाइम्स की खबर के मुताबिक बीएसई पर लिस्टेड सभी कंपनियों का मार्केट कैप लगभग 9.46 लाख करोड़ रुपए घट करके 455.7 लाख करोड़ रह गया। और शेयर मार्केट में ये गिरावट क्यों आई? मुख्य रूप से 5 वजह गिनाई जा रही हैं। पहली, आईटी शेयर्स पर दबाव बढ़ गया है। दूसरी, ट्रंप की टैरिफ धमकियों की वजह से दुनिया भर के शेयर बाजार अस्थिर हैं। तीसरी, विदेशी निवेशक भारतीय बाजार से पैसे निकाल रहे हैं। और चौथी, शेयरों की जगह सोने चांदी में निवेश बढ़ रहा है। और पांचवी, रुपया लगातार कमजोर बना हुआ है। अगली सुर्खी, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में चल रहा है माघ मेला, लेकिन इस दफे मेले में लोगों की आस्था और भीड़ से इतर चर्चा स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की है। प्रशासन ने उन्हें नोटिस थमाया है, 24 घंटे के भीतर जवाब मांगा है। कानूनगो अनिल कुमार 20 जनवरी की सुबह शंकराचार्य के शिविर पहुंचे, गेट पर नोटिस चिपका दिया। नोटिस में सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग एक मामले का भी जिक्र है, जिसे आधार बनाकर प्रयागराज माघ मेला प्रशासन ने नोटिस जारी किया है।
अब वो मामला क्या है ये भी जान लेते हैं। ज्योतिष पीठ में शंकराचार्य की पदवी को लेकर अविमुक्तेश्वरानंद और वासुदेवानंद के बीच विवाद है। 14 अक्टूबर 2022 को कोर्ट ने एक आदेश दिया था, कहा कि जब तक इस केस का अंतिम फैसला नहीं हो जाता तब तक किसी को भी शंकराचार्य घोषित नहीं किया जा सकता, ना ही किसी का पट्टाभिषेक किया जा सकता है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को दिए गए नोटिस में इसी चीज़ का जिक्र किया गया है। पूछा गया है कि मामला जब अब भी कोर्ट में लंबित है तो माघ मेले में अविमुक्तेश्वरानंद ने अपने शिविर में लगे बोर्ड पर खुद को ज्योतिष पीठ का शंकराचार्य कैसे लिखा। ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है। मामले पर विपक्ष की प्रतिक्रिया भी आई है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने घटना की निंदा की है। एक्स पर लिखा कि मांगने वाले पहले खुद अपना प्रमाण पत्र दें। आज का ललन टॉप शो यहीं तक। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया। शुभ रात्रि।